हेलो स्टूडेंट्स, मैं हितेश वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो क्लास 10 में हैं और इस बार 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं क्लास 10 साइंस के चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक 5 या 6 ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो वो हो सकता हो आपके एग्जाम में देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं जिससे कि आप लोग इस वीडियो को देख करके उन क्वेश्चन को आसानी से इसी वीडियो में तैयार कर लो। ठीक है, और साथ में उसका नोट्स भी बना लो। तो देखिए, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको लाना है बोर्ड में 90+, क्योंकि 90+ एकदम से नहीं आने वाले। धीरे धीरे करके अगर आप धीरे धीरे मेहनत करोगे, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप के एक दिन ऐसी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसी तैयारी हो जाएगी आपकी कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक दिन में 20 से 25 क्वेश्चन को देखोगे ना, वो आपको नहीं तैयार होने वाले, लेकिन अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन तैयार करोगे आपको आसानी से वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसे हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक ऐसे क्वेश्चन जिनको अगर आप तैयार करते हो ना तो वो क्वेश्चन दम रखते हैं बोर्ड एग्जाम में आने का, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को। आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। ठीक है, और देखिए काफ़ी आसान भी है, बहुत अच्छे समझेंगे। देखिए प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। प्रश्न आपसे किस प्रकार से पूछा जा सकता है, किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, बट प्रश्न को समझने की कोशिश करना आप लोग। आपको प्रश्न किसी भी तरीके से आ सकता है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अगर प्रश्न ऐसे पूछ ले कि संतृप्त असंतृप्त यौगिक क्या है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आप क्या दूसरा आंसर लिख कर आएंगे? नहीं, इसी तरीके का आंसर लिख कर आएंगे। ठीक है, बस समझना क्या है कि असंतृप्त क्या होता है और संतृप्त क्या होता है। ठीक है, उसको समझ लिए तो इस प्रश्न को आप लोग किसी भी तरीके से आएगा आप लोग कर ले जाओगे। देखिए संतृप्त यौगिक क्या होते हैं या फिर संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, जब कार्बन परमाणु जब कार्बन परमाणु जो होते हैं एक दूसरे से एक आबंध में जुड़े हों तो उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बहुत आसान है, देखिए बहुत आसान। मैंने आपसे क्या कहा, जब कार्बन परमाणु, जैसे कि कोई अगर मैं 2 कार्बन ले लूं, अब देखिए कार्बन परमाणु का मतलब है एक कार्बन तो होगा नहीं। अगर एक कार्बन अगर दूसरे से जुड़ जाएगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 2 कार्बन होंगे ना तभी दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो देखिए मान के चलते हैं कि जब कार्बन परमाणु कि 2 कार्बन एक दूसरे से सिंगल कि एक आबंध से जुड़े हुए होंगे तो इस प्रकार के जो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा ना, इसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से एक आबंध में जुड़े होंगे तो उसी को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे आप लोग इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान एग्जाम्पल लेंगे इसका, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से समझना, मैंने आपसे क्या कहा कि जब हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल आबंध कि सिंगल बॉन्डिंग एक आबंध रखते हैं। ठीक है, तो देखिए वो कौन सा आपका होता है हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसिंग कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो मतलब कि इसकी एक संयोजकता पूरी हो चुकी है और इस कार्बन की भी एक संयोजकता पूरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें 3 हाइड्रोजन भरने हैं, तो भर दीजिए हाइड्रोजन। ठीक है, सभी को पता होंगे हाइड्रोजन का भरना। ठीक है, चलिए भर दीजिए। ठीक है, अभी मैं इसका आपको नाम भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या होगा, देखिए ध्यान से समझना। इसका नाम आपका होगा एथेन। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट्स, एथेन। ठीक है, इसका नाम होगा एथेन। काफ़ी बार मैं बता चुका हूँ और फिर से देख लीजिएगा। आप इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एथेन का ले सकते हैं, मेथेन का ले सकते हैं, प्रोपेन का ले सकते हैं, ब्यूटेन का ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके मन में आ रहा हो वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए संतृप्त आप लोग हाइड्रोकार्बन समझ चुके हैं, तो आप लोग इसी प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी समझ जाएंगे। देखिए क्या होता है इसमें कि जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विआबंध द्विआबंध या तो त्रिआबंध कि 3 आबंध में जुड़े हों, कि जो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच में कौन कौन से आबंध होने चाहिए, द्विआबंध होने चाहिए या तो 3 आबंध होने चाहिए। अगर 2 आबंध या 3 आबंध हैं तो इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो समझ में आ गया, कि जब कार्बन परमाणु एक दूसरे से द्विआबंध या फिर त्रिआबंध में जुड़े हों तो इसी हाइड्रोकार्बन को हम लोग कि उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, देखिए ध्यान से समझना एकदम,
उस बार हम लोगों ने 1 लिया था, ठीक है। इस बार हम लोग 2 लेकर देखते हैं, ठीक है। अभी 2 लेंगे और फिर 3 भी लेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। अब देखिए चूंकि इसकी 2 बैलेंसिंग यानी 2 संयोजकता पूरी हो चुकी है। आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। कितनी? 4। तो मतलब कि इसकी 2 तो पूरी हो चुकी है, देखिए 1 2, इसकी भी 1 2 पूरी हो चुकी है, ठीक है। तो मतलब कि इसकी 2 2 बची हुई हैं। अब जो 2 बची हुई हैं ना, उनमें आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। उनमें आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा भाई? इसका नाम होगा एथीन। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एथीन, ठीक है। समझ में आ गया? ऐसे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें हम लोग 3 कार्बन लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझना एकदम। अब देखिए कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में हम लोग 3 आबंध कर देते हैं, ठीक है। कितने आबंध? 3 आबंध। अब देखिए अब इसकी वैलेंसी कितनी? 3 पूरी हो चुकी है, मतलब कि इसमें एक ही आपका हाइड्रोजन आने वाला है और इसमें भी आपका एक ही हाइड्रोजन आने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम आपका होगा एथाइन। क्या होगा इसका नाम? एथाइन, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है सिंगल के लिए हम लोग एन यूज़ करते हैं और आप लोग 2 कार्बन के लिए इन यूज़ करते हैं, 3 कार्बन के लिए हम लोग यानी कि 3 बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आयन यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप लोग उम्मीद है एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ जाओगे। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है। देखिए मतलब प्रश्न हमसे कहना चाह रहा है कि जो हाइड्रोजनीकरण होता है ये क्या होता है और इसका कोई हम लोगों को एक औद्योगिक अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है। मतलब कि औद्योगिक अनुप्रयोग, जैसे कि अगर हम लोग इसकी सहायता से औद्योगिक यानी कि किसी भी फैक्ट्री में यानी औद्योगिक में कुछ बना सकें, यानी कि हाइड्रोजनीकरण जो आपके हाइड्रोजनीकरण विधि होती है इसकी सहायता से हम लोग इसका उपयोग किस प्रकार से अपने जीवन काल में कर सकते हैं, तो उसका उपयोग हमें को या फिर उसका प्रयोग हमको बताना है। बहुत आसान है। देखिए जब हम लोग सबसे पहले समझेंगे हाइड्रोजनीकरण क्या होता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो बदलने की क्रिया होती है वही क्रिया आपकी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, ठीक है। या फिर समझ सकते हो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब होता क्या है कि जो ये हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है ना, इसको मैंने आप लोगों को बताया था एक वीडियो में, ये आपकी संकलन अभिक्रिया होती है और इसी को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो क्रिया होती है ये आपके उत्प्रेरक निकिल और पैलेडियम की उपस्थिति में होती है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा। फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान से समझना। मैंने आपसे कहा जो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं और क्या बन जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब ये कैसे बनता है जरा ध्यान से समझिए, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल ध्यान से समझना। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझना। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने कोई असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लिया जिनके मध्य में डबल बॉन्डिंग है, ठीक है, और असंतृप्त लिया तो मतलब कि हम लोग एथीन ले लेते हैं, ठीक है। और एथीन कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था। अब देखिए सिंपल से ये आपका क्या हो गया? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसमें मैंने क्या हाइड्रोजन जोड़ा यानी कि H2 से क्रिया कराई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो क्रिया होती है ना, ध्यान से समझना, ये जो क्रिया होती है ये आपके निकेल या फिर पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? निकेल व पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पर मैंने निकेल को ले लिया, ठीक है, Ni, जो कि हमारा एक उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। अब देखिए मैंने निकेल उत्प्रेरक को लिया, इसको मैंने हीट किया यानी कि इसको मैंने टेम्परेचर दिया, तो देखिए ये जो आपका असंतृप्त है ना ये संतृप्त में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, आपको पता है कि जो आपका हाइड्रोजन है ना ये आपका सिंगल इस प्रकार से होगा, तो एक इधर आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, तो इस प्रकार से ये आपका जो आपका सिंगल बॉन्डिंग में हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो ये संतृप्त में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। आपका एक हाइड्रोजन यानी एक इधर जुड़ जाता है और एक इधर जुड़ जाता है, और जुड़ने के पश्चात जो इनके मध्य की जो बॉन्डिंग होती है ना डबल बॉन्डिंग की, वो सिंगल हो जाती है। अब सिंगल होने से भाई साहब आप सभी को पता है कि संतृप्त में परिवर्तित हो जाएगा, तो उसी प्रकार से ये आपका संतृप्त में परिवर्तित हो गया। आप लोग नाम लिखना चाहो तो इसका नाम लिख सकते हो, मैंने आपको बताया था इससे पहले, एथीन इसका नाम होता है, ठीक है, इसका नाम एथीन होता है और इसका नाम लिख सकते हो एथेन, ठीक है, इसका नाम एथेन लिख सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना सभी आपको कराए जाएंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग हाइड्रोजन जोड़ करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं या फिर कह सकते हो हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब ये क्रिया ही संकलन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है, और ये जो क्रिया होती है उत्प्रेरक निकिल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक यानी कि पीटी व निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है, ठीक है, यानी कि इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है उसको भी बताइए, ठीक है।
तो देखिए इसका औद्योगिक अनुप्रयोग किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना। जब हम लोग क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे जो आपका वनस्पति तेल होता है ना, इसकी जब क्रिया हम लोग निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं। जो आपका वनस्पति तेल होता है, ठीक है, आप लोग अपने घर में तेल लाते होंगे, ठीक है, तेल जो वनस्पति तेल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। डालडा, जिसको आप लोग कहते हो डालडा, क्या कहते हो, डालडा। अब जो वनस्पति तेल आपका डालडा होता है, जब हम लोग इसको निकिल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, अब उच्च ताप पर, ठीक है, उच्च ताप पर इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो भैया ये क्या होता है, ये आपका वनस्पति, यानी कि ये क्या, देखिए वनस्पति घी बनाता है, तेल नहीं घी बनाता है, वनस्पति घी, ठीक है, ये आपका वनस्पति घी बनाता है। और ये क्रिया ही भैया क्या कहलाती है, कोठरीकरण क्रिया कहलाती है, कोठरीकरण क्रिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। जब हम लोगों ने वनस्पति तेल को लिया, निकिल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसे उच्च ताप पर हम लोगों ने इसे गर्म किया, तो ये वनस्पति घी बनाता है। क्या बनाता है, वनस्पति घी। इस क्रिया को ही भैया हम लोग कोठरीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक है, या फिर कोठरीकरण क्रिया कहलाती है। आया समझ में। एग्जाम्पल समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम्पल लिखोगे कोई फ़ायदा नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा लंबा खींचना ही नहीं है हमको, ठीक है। और एग्जाम्पल आपका यही एग्जाम्पल था, ठीक है, मतलब कि औद्योगिक उपयोग मैंने एग्जाम्पल में ही कर दिया, समझ में आ गया, हेडिंग में कर दिया, वरना ये एग्जाम्पल था, तो आप लोग हेडिंग में करना, बेस्ट नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का, क्रियात्मक समूह क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जितने प्रश्न पढ़ोगे उतना ही फायदा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। क्रियात्मक समूह क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना, ठीक है, नोट बना लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए होता क्या क्रियात्मक समूह, सबसे पहले क्रियात्मक समूह जान लीजिए क्या होते हैं। देखिए जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड में OH एंड सिंगल बॉन्ड में आपका कार्बन, और यहाँ से डबल बॉन्ड में, यहाँ से आप लोगों का डबल बॉन्ड में जुड़ जाता है, और ये C, ठीक है, यानी कि ये, ठीक है, ध्यान से समझना ये। तो देखिए और इसी प्रकार से आपका और भी समूह होता है, यहाँ से देखिएगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड में, ठीक है, इधर सिंगल बॉन्ड में आपका हाइड्रोजन होता है, और इधर डबल बॉन्ड में आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है। एक और आपका होता है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, कार्बन होता है और ऊपर आपका डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होता है, इधर सिंगल बॉन्ड में आपका OH जुड़ा हुआ होता है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ होता है, और एक यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, एक ये जो यहाँ पर आपका खाली होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए इन सभी के मैं नाम मेंशन कर देता हूँ, इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल समूह। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल समूह, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एल्कोहल समूह। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन समूह, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कीटोन समूह, ठीक है, कीटोन समूह। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एल्डिहाइड समूह। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके जो आपके क्रियात्मक समूह है ना, ये क्रियात्मक समूह ही है, ये क्रियात्मक समूह, जैसा कि आप लोग देखिएगा, ये जो समूह है ना, किसी हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा या फिर किसी कार्बन से जुड़ जाएगा, तो मतलब कि ये जो क्रियात्मक समूह होते हैं ना, किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ते हैं जाके, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका एल्डिहाइड हो गया। ये बेटा कौन सा समूह है, ये बेटा आपका है कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह है, ये आपका ये आपका है कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, ये आपका है कार्बोक्सिलिक समूह। अब देखिए, अब जरा डेफिनेशन समझिए, अब अच्छे समझ में आएगी। अब देखिए किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में, किसी कार्बन यौगिक, कोई कार्बन यौगिक है के अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह, जैसे कि आप लोग थोड़ा सा सोचिए, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई कार्बन यौगिक है, उसमें एक हाइड्रोजन को मैं हटा देता हूं और उनमें ये सभी क्रियात्मक समूह जोड़ देता हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो इनके लास्ट में जो भी आपकी वैलेंसी बच रही है, देखिए ये जो बच रही है, ये जो बच रही है, ये जो बच रही है, इनमें सिंगल बच रही है। तो मतलब कि जो आपका कार्बन जुड़ेगा ना, ये जिनके भी साथ जुड़ेंगे सिंगल बॉन्ड में जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड में। समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि किसी कार्बनिक यौगिक, कोई कार्बनिक यौगिक है और उसके हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं और उसमें जोड़ देते हैं, तो उसी को हम लोग क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, आप लोग याद करें, किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में उपस्थित ऐसे परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, यौगिक का क्रियात्मक समूह कहलाता है। समझ में आ गया, बहुत आसान है, याद कर लेना, ठीक है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
और अगर मैं इनकी थोड़ी सी बात करूँ ये कौन से समूह होते हैं, तो देखिए अगर आप लोगों ने डिफिनेशन समझ ली, अब इसके अगर क्रियात्मक समूह देखेंगे तो देखिए ये जो हमारा समूह होता है इसको हम लोग एल्कोहल समूह कहते हैं, इसको हम लोग कीटोन समूह कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग जिसमें आप लोग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी होती है उसको हम लोग एल्डिहाइड समूह कहते हैं। और इस समूह को जिसके साथ हम लोग कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोक्सी यानी कि OH समूह जुड़ा हुआ होता है और कार्बन के साथ में यहाँ से डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, इसको हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं, ठीक है। आप लोग इनमें थोड़ा सा मतलब कि इसमें थोड़ा सा घबराना मत, काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको मिला देते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको एक ही समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका हाइड्रोक्सी यानी OH समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो OH है ना ये एल्कोहल समूह है, बट ऐसा नहीं है। एल्कोहल समूह आपका सिंगल जुड़ता है, उसमें आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। एल्कोहल समूह जहाँ पर भी जुड़ेगा सिंगल जुड़ेगा, वहाँ पर कोई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में नहीं जुड़ेगा, ध्यान से समझना। और ये जब जुड़ेगा तो उसके साथ साथ आपका डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन होगा और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोक्सी यानी OH समूह भी होगा। तो आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हो कि ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, ये आपका अल्कोहल समूह है, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और तैयार कर लेना, ठीक है। कम से कम आपको 100+ क्वेश्चन कराए जाएंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक, ठीक है। तो देखिए आप लोग अपनी इरादे मजबूत रखना, ये मत सोचना कि इतने सारे क्वेश्चन इतने कम क्वेश्चन। देखिए कम क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आप लोग एक दिन में कितने क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, 20 तो तैयार नहीं कर सकते। आपके पास सब्जेक्ट कम से कम 6-7 सब्जेक्ट हैं तो सभी को समय देना होता है, तो उसी प्रकार से प्रश्न मैं कराता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, मतलब कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक उच्च क्यों होता है। देखिए आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश होने से जो आपके आयनिक यौगिक होते हैं इसमें प्लस आवेश और माइनस का क्यू आवेश यानी कि दोनों प्रकार के आवेश होते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक जो होता है प्लस आवेश और क्यू आवेश से मिलकर बनता है, ठीक है, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से। ये आयनिक यौगिक जो होता है ना प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बनता है और इसी कारण इनके मध्य जो होता है ना इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, मतलब कि ये दोनों अपने से मतलब कि बहुत ही ज़्यादा चिपके रहते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। तो आकर्षण बल अधिक होने से इनको तोड़ने के लिए हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनका जो आपका होता है ना गलनांक वो उच्च होता है। तो मतलब आप लोग यहाँ समझ सकते हो कि आयनिक यौगिक में विपरीत आवेश होने से इनके मध्य में आकर्षण बल प्रबल होता है, इसे तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी इजी तरीके से लिखा गया है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो फिर अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है बहुत आसान, 1 नंबर में या 2 नंबर में आ सकता है कि मिश्र धातु क्या होती है, ठीक है। बहुत आसान है। देखिए 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं का जो समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। मतलब कि मैंने क्या किया, मैंने कोई एक कॉपर धातु ले ली, ठीक है, कोई एक कॉपर धातु ले ली और मैंने कोई एक आपकी Fe यानी कि कोई मैंने लोहा ले लिया, ठीक है, और मैंने कोई कॉपर ले लिया। इन दोनों से मिलकर मैंने कोई एक धातु बना दी, ठीक है, एक कोई धातु बना दी। तो इस धातु को हम लोग पता क्या कहेंगे, इसी को हम लोग मिश्र धातु कहेंगे, ठीक है, इसी को हम लोग मिश्र धातु कहेंगे। तो यह 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं का समांगी मिश्रण ही मिश्र धातु कहलाता है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है, लास्ट क्वेश्चन है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है, ठीक है। यानी कि जल जो आपका H2O होता है इसकी अनुपस्थिति यानी कि इसकी उपस्थिति ना होने पर जो अम्ल होता है उसका व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। देखिए चूंकि जल की अनुपस्थिति होने के कारण अम्ल जो होता है आयन में विघटित नहीं हो पाता है। जैसे कि आप लोग मान लीजिए HCl है, ठीक है, HCl H+Cl-, तो ये देखिए H+Cl- में विघटित नहीं हो पाता है, इसीलिए क्या होता है इसका व्यवहार अम्लीय प्रदर्शित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार से ये आंसर भी आप लोग अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए जितने भी आंसर है ना बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आज के आज ही तैयार कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस में आप लोग उन आंसर के साथ इन आंसर की भी प्रैक्टिस कर सको। तो हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।